बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको ब्रेक करके दिया जाता है। कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा लेंथी हो जाता है। इस वजह से इसे तकरीबन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, दो डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी क्या है, इंसान के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो बायोलॉजी हैज बीन हेल्पिंग द मैनकाइंड इन फूड प्रोडक्शन, combating diseases, protecting and conserving the environment। तो तीन फील्ड हमने डिस्कस करने हैं जिसमें बायोलॉजी ने मैनकाइंड की हमेशा हेल्प की है। पहला क्या है, फूड प्रोडक्शन, कि हमारी फूड प्रोडक्शन जो है उसको जो इंक्रीज किया है ताकि इसकी शॉर्टेज के ऊपर, कमी को जो है वो ओवरकम किया जा सके। दूसरा जो डिजीज के फील्ड में डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा है हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और कंजर्व करने। ठीक है, तो बायोलॉजी ने मैनकाइंड की जो हेल्प की है इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन, कम्बैटिंग डिजीजेस एंड प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आमतौर पे आता है कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ सकता है कि जी राइट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन कंट्रोलिंग द डिफरेंट डिजीजेस, कि मुख्तलिफ डिजीजेस को बायोलॉजी ने किस तरह कंट्रोल करने में हमारी हेल्प की है। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है, हाउ द बायोलॉजी हेल्प द मैन इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द एनवायरमेंट। तो ये तीनों पॉइंट हैं एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट इसका फूड प्रोडक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन द बायोलॉजी हैज प्लेड द पिवटल रोल, कि बायोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। पिवटल रोल, बहुत अहम रोल अदा किया है। इसके जो पॉइंट्स बन सकते थे वो हम पहले ही लिख देते हैं। इसको हमने 10 पॉइंट्स में एलैबोरेट करना है फूड प्रोडक्शन को। पहले हम देख लेंगे कि प्लांट प्रोडक्शन जो है, हमने जो अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो कैसे इंक्रीज की है बायोलॉजी ने। फिर हमने नई वैरायटीज बनाई। तीसरा पॉइंट लिखेंगे ब्रॉयलर डेवलप हुआ। फोर्थ पॉइंट है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फिफ्थ है बेटे क्लोनिंग। ठीक है, एंड सिक्स्थ है पेस्टिसाइड्स, ये स्प्रे जो करते हैं हम अपने फसलों के ऊपर। सेवंथ पॉइंट हमने कर लिया बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंड 8 पॉइंट बनाया है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ठीक है, एंड 9th है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। 10th है पास्चराइजेशन। तो 1 by 1 हम इसको डिस्कस करते हैं बेटे। पहला है जी प्लांट प्रोडक्शन, कि बायोलॉजी ने प्लांट प्रोडक्शन में क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने में हमारी कैसे हेल्प की है। Biology helped the mankind increasing the yield of the crops, कि क्रॉप्स की यील्ड बढ़ाने में हमारी जो बायोलॉजी ने हेल्प की है वो कैसे की। नंबर 1, हमने एग्जिस्टिंग वैरायटीज को इंप्रूव किया। ठीक है, एंड नंबर 2, डेवलपिंग द न्यू वैरायटीज, नई वैरायटीज भी डेवलप की। तो अब क्या लिखेंगे कि बायोलॉजी हेल्प द मैनकाइंड in the increasing of the crop yield, कि क्रॉप यील्ड बढ़ाने में बायोलॉजी का क्या रोल है। तो बायोलॉजी ट्रिमेंडसली इंक्रीज द यील्ड ऑफ द प्लांट्स, कि बायोलॉजी ने प्लांट की यील्ड को ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर दिया है बाय इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वैरायटीज, के एग्जिस्टिंग वैरायटीज को इंप्रूव करके, जो पहली वैरायटीज में उनमें जो शॉर्टकम्स थे उनको दूर करके उन्हें इंप्रूव किया गया। अगर कोई वैरायटी सपोज डिजीज रेजिस्टेंट नहीं थी तो हमने उस वैरायटी को रेजिस्टेंट बनाया। अगर इसमें कोई और फॉल्ट था, फॉर एग्जांपल
और ऐसे 20-25 साल पहले चले जाएं तो हमारी जो वीट प्लांट थी वो उसकी स्टेम बहुत लेंथी थी। आजकल जो हमारी वीट प्लांट आ रही है, क्रॉप आ रही है, उसकी लेंथ शॉर्ट है। तो स्टेम की लेंथ को शॉर्ट किया गया कि जो न्यूट्रिएंट्स स्टेम लेंथ में यूज हो रहे हैं वो क्यों ना हमारे जो ग्रेन प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो। तो इस तरह उसे इंप्रूव किया गया कि उसकी स्टेम को शॉर्ट कर दिया गया, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्टेम को शॉर्ट कर दिया गया और उसकी यील्ड को इंक्रीज किया गया। इसी तरह अगर कोई क्रॉप जो है वो डिजीज रेजिस्टेंट नहीं है, सेंसिटिव थी, तो उसे रेजिस्टेंट बनाया गया। तो पहले से मौजूद वैरायटीज को इंप्रूव किया गया। दूसरी बात, डेवलपिंग द न्यू वैरायटीज और नई वैरायटीज डेवलप की गई। जब नई वैरायटी जो डेवलप की है, दो टारगेट थे हमारे कि दैट शुड बी द डिजीज रेजिस्टेंट। जो नई वैरायटीज है वो पहले ही डिजीज रेजिस्टेंट होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, वो हाई यील्डिंग होनी चाहिए कि ऐसी नई वैरायटीज बनाई दैट वुड बी डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग, कि ये डिजीज रेजिस्टेंट भी हो और हाई यील्डिंग भी हो, ठीक है। तो बायोलॉजी ने क्रॉप्स की यील्ड जो है ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर दी है। कैसे? बाय इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड बाय डेवलपिंग द न्यू वैरायटीज। द न्यू वैरायटीज शुड बी द डिजीज रेजिस्टेंट एंड हाई यील्डिंग, ठीक है। दूसरी बात, ये जो नई वैरायटीज बनाई हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, यानी प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स ने जो नई वैरायटीज डेवलप की हैं उनमें कौन कौन से शामिल? वीट है, राइस है, कॉर्न। वीट, राइस, कॉर्न, ये प्लांट्स की नई वैरायटीज बनाई गई। एनिमल्स की चिकन, काउ एंड शीप, ये नई वैरायटीज बनाई गई, ठीक है। तो पहले हमने क्या है कि जो नई वैरायटीज नहीं, उसमें दो कैरेक्टर्स होने चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो नई वैरायटीज डेवलप की उसमें जो हमारा टारगेट था कि ये दो कैरेक्टर्स वो कौन कौन से थे। पहला कैरेक्टर था न्यू वैरायटी शुड बी डिजीज रेजिस्टेंट और दूसरा हमारा गोल था दैट शुड बी हाई यील्डिंग, ठीक है। अगर पूछा जाए किन किन की नई वैरायटीज डेवलप की गई, जो बुक में एग्जाम्पल आपके दी गई हैं, वो वीट है, राइस है, कॉर्न, इधर चिकन, काउ एंड शीप, ठीक है। इसके बाद आता है बेटे जो पोल्ट्री ब्रीडर्स। पोल्ट्री ब्रीडर्स ने ब्रॉयलर डेवलप कर लिया। ब्रॉयलर जो है दैट इज द क्विक एंड चीप मीट, सस्ता भी है एज कम्पेयर टू मटन एंड बीफ और क्विक भी है। अराउंड अबाउट 40 डेज में ब्रॉयलर तैयार हो जाता है। इससे ज्यादा हो तो बल्कि जो है वो फार्मर्स है उनके लिए उसका नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो ब्रॉयलर बना दिया गया टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मीट शॉर्टेज। तो ये पोल्ट्री ब्रीडर्स ने इस फील्ड में ये जो डेवलपमेंट की वो ब्रॉयलर्स की डेवलपमेंट थी, ठीक हो गया। यानी आप देखते हैं कि वीक में 2 दिन जो है वो गोश्त का लगा होता है, मंगल और बुध जो है। वो क्यों था? 2 दिन क्यों कहते थे कि गोश्त नहीं बनाएगा? इसलिए कि शॉर्टेज था। तो उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए पोल्ट्री ब्रीडर्स ने ब्रॉयलर डेवलप किया ताकि इसे ओवरकम किया जा सके। ब्रॉयलर क्विक और चीप मीट था। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपने बना लेना है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स किसे बोलते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जिनमें कोई भी फॉरेन डीएनए पाया जाए उसे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते थे, ठीक है। तो जीन्स फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड, कि हमने जीन्स हैं वो डिजीज रेजिस्टेंस के और दूसरे जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर्स थे कि इसकी यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, इसकी हाइट, जिस समय पहले एग्जांपल दी कि वीट की हाइट हम कम करना चाहते थे, वो हमारा डिजायरेबल कैरेक्टर था, उसका जीन जो है वो हमने प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस पर जो है प्रोसेस जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स डेवलप कर लिए। अब नेक्स्ट मसला था कि इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रोपोगेट करवाया जाए, तो वो हमने क्लोनिंग के थ्रू जो है प्लांट्स की, ट्रांसजेनिक प्लांट की प्रोपोगेशन की। इसको फर्दर जो है जो एक ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया उसको मल्टीप्लाइकेशन जो है, प्रोपोगेशन जो है उसकी हमने क्लोनिंग की। क्योंकि क्लोनिंग किसे बोलते हैं बेटे? क्लोनिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स,
कि ऐसी ऑफस्प्रिंग की पैदाइश जो कि अपने पेरेंट्स जैसी हो, बिल्कुल उनकी फोटोकॉपी हो, बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स इज नोन एज क्लोनिंग। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बेटे कि क्लोनिंग क्या है। तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction using that tissue culture techniques is known as cloning। ठीक है क्या? तो हमने पहला पॉइंट क्या था प्लांट प्रोडक्शन का, जिसमें हमने कहा था कि बायोलॉजी ने हमारी यील्ड जो है ट्रीमेंडसली इंक्रीज कर दी है दो तरीकों से, एग्जिस्टिंग वैरायटीज को इंप्रूव करके और नई वैरायटीज डेवलप करके। जो नई वैरायटीज डेवलप की उनमें दो हमारे जो है गोल थे, एक तो वो डिजीज रेजिस्टेंट हो, दूसरी हाई यील्डिंग हो। फिर हमने कहा कि प्लांट और एनिमल ब्रीडर्स ने जो नई नई वैरायटीज बनाई हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन सी है, वो हमने एग्जाम्पल दी कि न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आर व्हीट, राइस, कॉर्न। एनिमल्स ने चिकन, काउ एंड शीप। नेक्स्ट पॉइंट हमने प्लांट ब्रीडर्स, पोल्ट्री ब्रीडर्स का बनाया कि पोल्ट्री ब्रीडर्स ने ब्रॉयलर डेवलप कर लिया जो कि क्विक और चीप मीट था। इसने हमारी फूड शॉर्टेज यानी मीट शॉर्टेज को पूरा किया और हमें सस्ता जो एक गोश्त है वो हमें प्रोवाइड किया, ठीक है। फिर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या थे कि ऐसे प्लांट जिसमें हम अपने डिजायरेबल जीन या कैरेक्टर्स को इंसर्ट कर सकें। वो प्लांट्स हैविंग द फॉरेन डीएनए, हैविंग द डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, उनको हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स को फिर हमने प्रोपोगेट किया, इनकी प्रोपोगेशन की, इन्हें मल्टीप्लाई करवाया। कैसे? क्लोनिंग के थ्रू। क्लोनिंग की डेफिनेशन बेटे हमने दी। क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग है प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लोनिंग का आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के बायोलॉजिस्ट ने पेस्टिसाइड्स बनाए, स्प्रे तैयार की। पेस्टिसाइड्स क्या है कि ऐसे केमिकल्स हैं जो पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। क्या है? ऐसे केमिकल्स पेस्ट कहते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट आर हार्मफुल टू आवर क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाए, उन्हें पेस्ट कहा सकता है। वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, जड़ी बूटियां हर्ब्स भी हो सकती हैं, फंजाई भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने मुख्तलिफ केमिकल्स, द केमिकल्स दैट आर यूज्ड टू किल द पेस्ट आर नोन एज पेस्टिसाइड्स, एंड बाय यूजिंग द पेस्टिसाइड्स दैट मे बी द इंसेक्टिसाइड्स, कि वो केमिकल जो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, इंसेक्टिसाइड्स। वो केमिकल जो कि फंजाई को किल करने के लिए इस्तेमाल किए जाए, वो फंजीसाइड्स। और वो केमिकल्स जिन्हें हम हर्ब्स को किल करने के लिए यूज करते हैं, ये फंजीसाइड्स के स्पेलिंग जो है वो जे की जगह जी लिखते हैं। फंजीसाइड्स। तो हर्बिसाइड्स हर्ब्स को किल करने के लिए केमिकल्स, तो ये इस्तेमाल किए गए ताकि ये जड़ी बूटियों को खत्म किया जाए, इंसेक्ट्स को खत्म किया जाए जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, और उनकी वजह से हमारी क्रॉप्स की यील्ड जो है कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन इनके इस्तेमाल करने से कुछ हैजर्ड्स डेवलप हो गई, कुछ हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन गई। वो बेटे प्रॉब्लम्स क्या थी? ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द हैजर्ड्स, या राइट डाउन द हैजर्ड्स यूजिंग बाय डेवलप्ड यूजिंग द पेस्टिसाइड्स। वो क्या थे हैजर्ड्स? कि फर्स्ट हैजर्ड जो था कि यूज ऑफ द पेस्टिसाइड पोजेस द टॉक्सिसिटी टू द ह्यूमंस। ये इंसानों में जहरीलापन पैदा कर रही थी। स्प्रे जो करते हैं तो वो उनके ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रे, फ्रूट के ऊपर स्प्रे, और जितनी भी क्रॉप्स हैं उनके ऊपर स्प्रे जो होती थी वो हमारे लिए नुकसानदेह थी। दूसरा था कि हमारे ये स्प्रे करने से जो पेस्ट है उनके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती थी,
और फिर वो जो पेस्टिसाइड जिसके ऊपर हम इन्वेस्ट कर चुके थे वो उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करती। तो ये दो प्रॉब्लम आ रहे थे। क्या दो प्रॉब्लम थे? इट पोजेस द टॉक्सिसिटी टू द ह्यूमंस। सेकंड प्रॉब्लम बेटे क्या था? डेवलप द रेजिस्टेंस टू द पेस्ट, के पेस्ट के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती थी, जिसकी वजह से उन पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट खत्म हो जाता था। ठीक हो गया? तो इसको दूर करने के लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है डेवलप किया गया। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या था बेटे? कि लिविंग को लिविंग के थ्रू खत्म किया जाए, लिविंग्स बाय लिविंग्स, के पेस्ट को कंट्रोल किया जाए केमिकल्स के थ्रू नहीं बल्कि बाय अदर लिविंग थिंग्स। ठीक है? तो ऐसा वे ऑफ ट्रीटमेंट या मेथडोलॉजी इन विच living things are used to kill the other living things are known as biological control। ठीक है? इस तरह बायोलॉजिकल कंट्रोल से हम इन दो हैजर्ड से बच सकते थे। मसलन एफिड जो हैं ये हमारे वॉलनट ट्री के ऊपर अटैक करते थे, इसके ऊपर पैरासाइटाइज करते थे। ठीक है? लेकिन इसको एफर्ट्स को खत्म करने के लिए हमने वेस्ट यूज कर ली। वेस्ट जो है वो एफर्ट्स के ऊपर पैरासाइटाइज करता है, एफर्ट्स को खाया जाता है। तो इस तरह एफर्ट्स को किल करने के लिए हमने पेस्टिसाइड नहीं यूज किए, स्प्रे यूज नहीं किया, बल्कि वेस्ट एक और लिविंग थिंग इस्तेमाल कर ली। वेस्ट भी खुद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा जब उसे उसकी डाइट नहीं मिलेगी। तो इस तरह हमारा काम भी हो जाएगा, हमारे पेस्ट भी खत्म हो जाएंगे और वो जो ऊपर दो प्रॉब्लम्स डेवलप हुए थे वो उनका भी मसला नहीं होगा। फिर दूसरा, हम बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं एज ए बायो पेस्टिसाइड्स, के पेस्ट को खत्म करने के लिए। तो बैक्टीरिया आर यूज्ड एज अ बायो पेस्टिसाइड्स। ये 2 पॉइंट से एग्जाम्पल थी बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है जी इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे। इंटीग्रेटेड का मतलब इकट्ठे हो जाना, इंटीग्रेट हो जाना। ये पूरे के पूरे तमाम मेथड जो हम किसी भी एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यानी यूज ऑफ ऑल अप्रोप्रिएट मेथड्स टू कंट्रोल अ स्पेसिफिक डिजीज इज नोन एज इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। आजकल आप देखें, आज जो कोरोना आया हुआ है या इससे पहले डेंगू था, तो इसके कंट्रोल करने के लिए हम तमाम जो है सोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। पब्लिक को अवेयर करने के लिए जो मीडिया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट में हम ट्रेवल करते हैं तो उसमें उसकी पब्लिसिटी होती है। ठीक है? कॉलेजेस में जो है वो उसके लिए सेमिनार जो है वो अरेंज किए जा रहे हैं, वॉक की जा रही है ताकि अवेयरनेस लोगों को दी जाए कि इस डिजीज को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिहाजा वो तमाम डिफरेंट सोर्सेज जो हम किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक हो गया बेटे? नेक्स्ट है कि हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? एक्चुअली हम ये टेस्ट करने के लिए टू टेस्टिफाई द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट्स, क्या है कि प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को टेस्टिफाई करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि पौधों को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है बहुत जरूरी हैं, हमने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है वो डेवलप की। क्योंकि सॉइल जो है बहुत कम्प्लेक्स मीडियम है, बिकॉज सॉइल इज अ वेरी कम्प्लेक्स मीडियम। दैट्स नॉट पॉसिबल कि हम सॉइल में से वो तमाम न्यूट्रिएंट्स पहले रिमूव करें फिर 1 बाय 1 ऐड करें, ये चेक करने के लिए कि अगर ये न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करेंगे तो प्लांट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा हमने पानी को एज ए मीडियम यूज किया। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक यूज टू टेस्ट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें करते क्या है? इसमें इन दिस मेथड प्लांट्स आर ग्रोन, पौधों को ग्रो कराया जाता है इन एरेटेड वाटर, के ऐसे पानी में जैसे ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो।
टू विच द न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट्स आर एडेड, और उसी पानी में हम फिर सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स जो है ऐड करते जाते हैं। फिर हम एक को कंट्रोल कर लेते हैं जिसमें तमाम बायो एलिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, दूसरों को एक्सपेरिमेंटल रख लेते हैं कि उनमें से वन बाय वन जो है न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिस करते जाते हैं और उनका फिर ग्रोथ पे इफेक्ट जो है चेक करते हैं। ठीक हो गया। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक बेटे क्या है कि इस टेक्निक के थ्रू हम प्लांट्स की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को टेस्ट करते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज यूज्ड to test the nutrient requirement of plants. In this, plants are grown in aerated water to which nutrients and salts are added. Clear हो गया जी? Last point है बेटे पास्चराइजेशन। ये पास्चर के नाम से इस प्रोसेस को याद किया जाता है। पास्चर ने डेवलप किया था कि हम हीट करके बैक्टीरिया को सोल्यूशन में से किल कर सकते हैं। लुईस पास्चर ने डेवलप किया था। ये जो प्रोसेस है हम इस्तेमाल करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, ताकि हमारी फूड जो है वो जाया ना हो और हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें और एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सके। आजकल आप सुबह सुबह अपने मिल्क को बॉयल करते हो तो पास्चराइजेशन है, ठीक है, ताकि आप अपने मिल्क को प्रिजर्व कर लें। तो पास्चराइजेशन क्या है? पास्चराइजेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, स्पॉइल होने से बचाने के लिए, एंड देन प्रिजर्व, उसे प्रिजर्व करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इस तरह हमने प्लांट प्रोडक्शन को इन 10 पॉइंट्स में बेटे वन बाय वन डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आप इसे एक दफा लिख लेंगे, राइट अप कर लेंगे और इसी तरह याद रख लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है डिजीज कंट्रोल, वो हम इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे, तो वो भी मिस ना कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको कंटिन्यूसली ये मेरी वीडियोस मिलती रहें और खुश रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों कामरानी अता करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।